नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, रीट मेंस एग्जाम 2023 के लिए शैक्षिक परिदृश्य प्लस आईसीटी प्लस एनईपी 2020 और इनके अलावा अन्य टॉपिक से शैक्षिक तकनीकी भी इसमें सम्मिलित है। दोनों लेवल के लिए एग्जाम बेस्ड प्रश्नोत्तरी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी और ये आज का सेकंड वीडियो है साथियों। साथ ही ये शैक्षिक परिदृश्य का जो 23 टेस्ट की जो सीरीज चला रखी है इसका दूसरा वीडियो है, तो अच्छे से 20 प्रश्नों को करके जाइएगा और लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि 1/3 माइनस मार्किंग भी आपके प्रश्न को गलत करने पर 1/3 नंबर कम होंगे और प्रश्न को सही करने पर 1 नंबर मिलेगा साथियों। तो इस प्रकार से इसका अंकन होगा। तो लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जाना कि 20 में से माइनस मार्किंग सहित आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो चलिए शुरू करेंगे आज के इस वीडियो को। दोनों लेवल के लिए है ये। पहला प्रश्न देखेंगे मित्रों। प्रश्न नंबर 1 में क्या पूछा जा रहा है देख लेते हैं। मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना का प्रारंभ कब हुआ? 2015 में, 2017 में, 2018 में और 2020 में। पहले प्रश्न का सही आंसर बताइएगा। प्रश्न संख्या 1 में कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा? देखो, बात की जा रही है मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना, जो राजस्थान की जन कल्याणकारी योजनाएं और फ्लैगशिप योजनाएं उनको भी इसमें सम्मिलित किया है। तो अगर बात करें तो मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना का आरंभ राजस्थान में कब हुआ? 2017 में हुआ था। कब हुआ था? 2017 में। सेकंड विकल्प आपके पहले प्रश्न का सही आंसर होगा साथियों। प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा दूसरे प्रश्न को देखने से पहले मैंने कल बताया था कि 149 वाला जो कोर्स है स्टडी विद पीएन लोधा एप्लीकेशन पर, इस पर आज पूरे ही 150 प्रश्नों का टेस्ट आएगा। तो वो टेस्ट आज आएगा लेकिन थोड़ा लेट आएगा, ठीक है ना। आज आ जाएगा लेकिन थोड़ा लेट आ जाएगा क्योंकि लेवल 1 का टेस्ट अलग है, लेवल 2 हिंदी का टेस्ट अलग है और लेवल 2 एसएसटी का टेस्ट अलग है। तो तीनों टेस्ट एक साथ डाले जाएंगे। ऐसा नहीं है कि लेवल 1 का डाल दिया फिर लेवल 2, तीनों को एक साथ डालेंगे तो उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि अभी लेवल 1 का तो कंप्लीट हो चुका है, लेवल 2 का भी थोड़ा अधूरा है। इस वजह से इसको थोड़ा लेट अपलोड किया जाएगा। तीनों को आज अपलोड कर दिया जाएगा। बाकी मैंने ऐप डाउनलोड का लिंक कमेंट बॉक्स में दे रखा है, वहां से आप ऐप को डाउनलोड करके कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो साथियों और इन टेस्टों को अटेंड कर सकते हो। तो देखो दूसरा प्रश्न पूछ रहा है आपसे, लंपी स्किन रोग का संबंध मुख्यतः किससे है? भेड़ से, बकरी से, हिरण से और गाय से। तो दूसरे प्रश्न का आंसर देखें। प्रश्न संख्या 2 में कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा? देखो, लंपी स्किन रोग मुख्य रूप से आपने देखा होगा पिछले दिनों में गायों में चला था साथियों। ये जो रोग है गायों में होता है और इस रोग के होने पर जो गायों की ऊपरी जो चमड़ी है साथियों उसमें कुछ फफोले टाइप में हो जाते हैं। तो इस प्रकार ये रोग आपके गायों से संबंधित है। चौथा विकल्प आपके दूसरे प्रश्न का सही आंसर है। प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ेंगे। चलिए तीसरा प्रश्न देख लेंगे। प्रश्न संख्या 3, आरटी 2009 की किस धारा में निजी विद्यालयों द्वारा 25% सीटों पर निशुल्क प्रवेश का प्रावधान है? धारा 12 एक ग, धारा 13 एक ग, धारा 14 एक ग और धारा 15 एक ग। तो तीसरे प्रश्न का आंसर बताइए। प्रश्न संख्या 3 में कौन से विकल्प का चुनाव करोगे? आंसर देखिए तीसरे प्रश्न में कौन सा आपका आंसर होगा। तो साथियों आरटी 2009 की जो धारा 12 एक ग है, इसके अनुसार ही जो प्राइवेट या निजी विद्यालय हैं इनमें आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को 25% सीटों पर निशुल्क प्रवेश का प्रावधान है। विकल्प नंबर 1 आपके प्रश्न संख्या 3 का सही उत्तर है मित्रों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए चौथा प्रश्न देख लेंगे। प्रश्न संख्या 4 में क्या है? एंट्री लेवल कक्षा का अर्थ है विद्यालय में संचालित कक्षा 1, विद्यालय में संचालित प्रारंभिक कक्षा, विद्यालय में संचालित कक्षा 6 और इनमें से कोई भी नहीं। तो कोई नहीं को तो आप यहां से हटा दीजिए। अब आपके सामने ये 3 विकल्प है। देखो, एंट्री लेवल कक्षा का मतलब क्या हुआ? कोई भी विद्यालय चल रहा है तो उस विद्यालय की जो प्रारंभिक कक्षा है उसी को क्या कहा जाएगा? एंट्री लेवल कक्षा कहा जाएगा साथियों। दूसरा विकल्प आपका सही रहेगा, न कि पहला। विद्यालय में संचालित प्रारंभिक कक्षा ही एंट्री लेवल कक्षा कहलाएगी उस विद्यालय की। सेकंड विकल्प आपके प्रश्न नंबर 4 का सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 5 की ओर बढ़ेंगे मित्रों। पांचवें प्रश्न में क्या है देख लेते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में सामान्यतः अध्यापक छात्र अनुपात की दर क्रमशः रखी गई है 30:1, 20:1, 1:30 और 1:20। तो पांचवें प्रश्न का उत्तर बताइए। प्रश्न संख्या 5 में इनमें से कौन से विकल्प का चुनाव करोगे? देखो, एनईपी 2020 के अंतर्गत ये क्वेश्चन पूछा गया है और एनईपी 2020 में
सामान्यतः अध्यापक, एक अध्यापक पर छात्र कितने रहेंगे साथियों? 30 रहेंगे। तो 1:30 कौन से विकल्प में दे रखा है? तीसरे विकल्प में दे रखा है। 30 1 नहीं, 1 30 रहेगा। विकल्प नंबर 3 आपके प्रश्न संख्या 5 का सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 6 की ओर बढ़ते हैं। चलिए छठा प्रश्न देखेंगे। सुबह मैंने 8 बजे के लगभग ही जो राजस्थान अध्ययन की कक्षा 6 से 12वीं तक की जो किताबों से टेस्ट सीरीज चला रखी है, छठी की किताब कंप्लीट कर ली, 7वीं की किताब कंप्लीट कर ली हमने, और 8वीं की जो किताब है राजस्थान अध्ययन की, उसका अध्याय 1 और अध्याय 2, इन दोनों को भी आज कंप्लीट करवा दिया है। कल आपके अध्याय 3 और अध्याय 4 को भी कंप्लीट करवा दिया जाएगा साथियों। तो कक्षा 6 से 12 तक का वो जो कोर्स है प्रमाणिक प्रश्नों का राजस्थान जीके का, उसको मिस नहीं करना है किसी को। छठा प्रश्न क्या पूछ रहा है? मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना में कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों को मिल्क पाउडर से तैयार दूध सप्ताह में कौन से 2 दिन दिया जाता है? सोमवार व शनिवार, मंगलवार व बुधवार, गुरुवार व शुक्रवार और मंगलवार व शुक्रवार। तो देखो कौन सी योजना के अंतर्गत दिया जाता है ये मिल्क पाउडर से तैयार दूध? मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के अंतर्गत। कौन सी कक्षा से कौन सी कक्षा तक? कक्षा 1 से 8 तक के जो बच्चे हैं उनको ये सुविधा प्रदान है साथियों। और अगर हम बात करें तो एक सप्ताह में ये 2 दिन दूध पिलाया जाता है। कौन कौन से दिन? एक तो मंगलवार के दिन पिलाया जाता है और एक शुक्रवार के दिन पिलाया जाता है। चौथा विकल्प जो है आपके छठे प्रश्न का सही उत्तर है मित्रों। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की ओर। तो चलिए 7वां प्रश्न देख लेंगे। प्रश्न नंबर 7 में क्या है आपके? राजस्थान में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किस वर्ष से शुरू की गई? 2016 से, 2017 से, 2018 से और 2019 से। तो देखो कौन सी योजना की बात की जा रही है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बात की जा रही है साथियों। ये जो योजना है सिर्फ खरीफ की फसल हेतु लागू की गई है कि भाई जो खरीफ की फसल है इसका आप बीमा करवा सकते हो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत। और बात करें कि इस योजना की शुरुआत कब से की गई, तो भाई इस योजना की शुरुआत राजस्थान में की गई 2016 से। कब से की गई? 2016 से। विकल्प 1 आपके 7वें प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 8 की ओर बढ़ेंगे मित्रों। तो चलिए 8वां प्रश्न देखेंगे। विद्यालय प्रबंधन समिति की साधारण सभा की बैठकें एक शैक्षणिक सत्र में कितनी होनी चाहिए? 1, 2, 3 और 4। तो 8वें प्रश्न का सही उत्तर बताइए। देखो एसएमसी के अंतर्गत जो साधारण सभा की बैठकें होती है वो प्रत्येक 3 महीने में एक होती है, जुलाई से लेकर के मार्च तक। इस प्रकार से एक शैक्षणिक सत्र में न्यूनतम 3 बैठकें होती है। कितनी? न्यूनतम 3 बैठकें होती है। तो विकल्प नंबर आपके 3 जो है प्रश्न संख्या 8 का सही उत्तर है। देखो अगर चाहे तो जो अध्यक्ष और संस्था प्रधान है आवश्यकता पड़ने पर बैठक बुला सकता है, वो अलग बात है, बट न्यूनतम 3 बैठकें तो करना पड़ेगा साधारण सभा की। तो थर्ड विकल्प ही आपके प्रश्न 8 का सही आंसर होगा साथियों। 9वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 में क्या है आपके? राजकीय विद्यालयों में किशोरी बालिकाओं को स्वच्छता हेतु निशुल्क सैनिटरी नैपकिन वितरण किस योजना के तहत वितरित की जा रही है? चुप्पी तोड़ो अभियान के अंतर्गत, आपनी लाडो योजना के अंतर्गत, IM शक्ति उड़ान योजना के अंतर्गत और इनमें से कोई भी नहीं। तो देखिए 9वें प्रश्न में कोई नहीं को तो आप हटा दीजिए। 3 विकल्प आपके सामने हैं। इनमें से जो राजकीय विद्यालय हैं इनमें साथियों निशुल्क सैनिटरी नैपकिन वितरण किए जाते हैं। जिस योजना के अंतर्गत वितरण किए जाते हैं वो कौन सी योजना है? IM शक्ति उड़ान योजना। थर्ड विकल्प आपके प्रश्न संख्या 9 का सही उत्तर है। देखो अगर हम देखें तो ये जो सैनिटरी नैपकिन वितरण किए जाते हैं ये कक्षा 6 से 12वीं तक की जो छात्राएं होती है उनके लिए ये योजना है। और IM शक्ति उड़ान योजना की अगर हम बात करें कि इसका आरंभ कब हुआ था, तो 8 मार्च 2016 को IM शक्ति उड़ान योजना का आरंभ हुआ था। दोनों चीजें याद रखने, कौन सी कक्षा से कौन सी कक्षा तक की बालिकाओं के लिए है? ये कक्षा 6 से 12 तक। आरंभ कब हुआ इसका? 8 मार्च 2016 को। क्लियर है सभी के ये प्रश्न? 9वें प्रश्न में आपके थर्ड विकल्प बिल्कुल सही रहेगा साथियों। तो चलिए 10वें प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 में क्या है आपके? मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना के अंतर्गत किन फसलों के 10 वर्ष से कम अवधि तक की पुरानी किस्मों के बीज उत्पादन को शामिल किया गया है? गेहूं व जौ, चना व ज्वार, सोयाबीन व मूंग और इनमें से सभी। तो 10वें प्रश्न में बताइएगा कौन सा विकल्प आप चुनोगे। आंसर देखिए प्रश्न नंबर 10 में कौन सा आपका आंसर होगा साथियों। तो विकल्प नंबर जो 4 है इनमें से सभी वाला ये बिल्कुल आपके प्रश्न संख्या 10 का सही उत्तर है। नेक्स्ट 11वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे मित्रों। तो देखते हैं आपके प्रश्न नंबर 11 को।
देखिएगा 11वां प्रश्न है आपके, सतत व व्यापक मूल्यांकन राज्य में सर्वप्रथम जयपुर व अलवर जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कब से संचालित किया गया? 2010-11 से संचालित किया गया, 2012-13 से, 2015-16 से और 2019-20 से। तो देखो 2-3 चीजें इस क्वेश्चन से हमारे क्लियर होती है कि भाई जो सीसीई है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन है, राज्य में सबसे पहले किन जिलों में चलाया गया था? एक तो जयपुर जिले में और एक अलवर जिले में। किस प्रोजेक्ट के रूप में? पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ये चलाया गया। अब बात की जा रही है कि कब से इसका संचालन किया जा रहा है, तो इसका संचालन कब किया गया था साथियों? 2010-11 में इसका संचालन किया गया था। विकल्प नंबर 1 आपके प्रश्न संख्या 11 का सही उत्तर है मित्रों। प्रश्न नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा लगे वीडियो को लाइक शेयर करिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन जरूर करिएगा साथियों, ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल सके। एग्जाम तक इसी प्रकार से प्रश्नोत्तरी आपके चलती रहेगी, तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करिएगा। देखिएगा 12वां प्रश्न है आपके, राजस्थान में ई गवर्नेंस सेवाओं के सुचारू संचालन हेतु स्थापित भामाशाह सेंटर कहाँ स्थित है? अजमेर में, जयपुर में, उदयपुर में और कोटा में। 12वें प्रश्न का उत्तर बताइए मित्रों। प्रश्न संख्या 12 में कौन से विकल्प का चुनाव करोगे? आंसर देखें 12वें प्रश्न का, तो भाई देखो 12वें प्रश्न का आंसर आपके दूसरा विकल्प सही रहेगा। राजस्थान में ई गवर्नेंस सेवाओं के सुचारू संचालन के लिए भामाशाह स्टेट सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है साथियों? जयपुर में। और इसका एक सब्स्टिट्यूट जोधपुर में भी स्थित है, ठीक है ना, जोधपुर में भी स्थित है। तो बाकी मुख्य रूप से तो ये भामाशाह स्टेट सेंटर कहाँ है? जयपुर में। विकल्प नंबर जो 2 है आपके प्रश्न संख्या 12 का सही आंसर है साथियों। चलिए 13वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13 में क्या है आपके देख लेते हैं। तो 13वां प्रश्न है, सूचना एवं प्रौद्योगिकी में सम्मिलित है। ऑनलाइन सीखना है, एडुसेट के माध्यम से सीखना है, वेब बेस्ड सीखना है और इनमें से सभी। तो 13वें प्रश्न का उत्तर बताइए। प्रश्न नंबर 13 में कौन सा विकल्प चुनोगे आप? आंसर देखते हैं। तो देखो सूचना एवं प्रौद्योगिकी के अंतर्गत ऑनलाइन सीखना भी आ जाता है। एडुसेट एजुकेशनल सैटेलाइट है, प्रथम शैक्षिक सैटेलाइट कौन सी है? एजुकेशनल सैटेलाइट है, इसके माध्यम से सीखना। और तीसरा है वेब बेस्ड सीखना, ये भी आ जाता है साथियों। तो मतलब 13वें प्रश्न में इनमें से सभी वाला जो चौथा विकल्प है आपका उत्तर है। चलिए 14वें प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। आपके प्रश्न नंबर 14 क्या है? इनमें से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? डिजिटल कैमरा, प्रिंटर, प्रोजेक्टर और मॉनिटर। तो इनमें से जो एक इनपुट डिवाइस है उसका चयन आपको प्रश्न नंबर 14 में करना है। यह प्रश्न शैक्षिक तकनीकी से संबंधित है साथियों। 14वां जो प्रश्न है इसका आंसर देखें तो भाई जो इनपुट डिवाइस है वो प्रिंटर, प्रोजेक्टर या मॉनिटर नहीं है, बल्कि डिजिटल कैमरा जो है ये एक इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस का मतलब क्या होता है? जिससे हम कंप्यूटर के अंदर कुछ चीजों को डालते हैं। तो ये डिजिटल कैमरा बिल्कुल सही उत्तर है आपके। विकल्प 1 ही आपके प्रश्न नंबर 14 का सही उत्तर है मित्रों। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 15 की ओर। 15वां प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 15, www.google.co.in इनमें से क्या है? तो विकल्प है आपके सामने, वेब ब्राउजर है, सर्च इंजन है, इंटरनेट क्लाउड है और सोशल नेटवर्किंग साइट है। तो 15वें प्रश्न का उत्तर बताइए, कौन सा विकल्प सही लगता है? देखो बात की जा रही है www.google.co.in की। अगर हम देखें तो ये क्या है? एक सर्च इंजन है मित्रों। क्या है ये? एक सर्च इंजन। क्योंकि हम गूगल के माध्यम से चीजों को खोजते हैं। हमारे कोई डाउट होता है किसी चीज में तो हम गूगल के माध्यम से उस चीजों को खोजकर उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये एक सर्च इंजन है, ना कि सोशल नेटवर्किंग साइट, इंटरनेट क्लाउड या वेब ब्राउजर ये नहीं है साथियों। तो दूसरा विकल्प जो है आपके प्रश्न नंबर 15 का सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे 16वें प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 16 में क्या है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में विद्यालय शिक्षा कुल कितने वर्ष की होगी? 12 वर्ष की, 13 वर्ष की, 14 वर्ष की और 15 वर्ष की। तो प्रश्न संख्या 16 का सही आंसर बताइए। 16वें प्रश्न में कौन सा विकल्प सही है? देखो NEP 2020 में क्या फॉर्मूला लगा है? 5 + 3 + 3 + 4। अब आप इनका योग करके देख लो। 5, 3, 8, 3, 11 और 4, 15। अर्थात जो विद्यालय शिक्षा है इसमें कुल कितने वर्ष की रहेगी? तो भाई ये 15 वर्ष की रहेगी। कौन से विकल्प में दे रखा है? आपके जो चौथा विकल्प है 15, ये बिल्कुल आपके प्रश्न संख्या 16 का
सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 17 की तरफ। तो 17वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 17 में क्या है, कीबोर्ड और माउस क्या कहलाते हैं? किसकी बात की जा रही है? कीबोर्ड की और माउस की। आउटपुट डिवाइस कहलाते हैं, इनपुट डिवाइस कहलाते हैं, स्टोरेज डिवाइस कहलाते हैं और प्रोसेसिंग डिवाइस कहलाते हैं। तो 17वें प्रश्न का उत्तर बताइए साथियों। प्रश्न संख्या 17 में कौन सा विकल्प आपको सही लगता है? किसकी बात है? कीबोर्ड की और माउस की। तो आंसर देखिए प्रश्न नंबर 17 में आपके कौन सा विकल्प सही रहेगा साथियों? कीबोर्ड और माउस जो है ये इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? इनपुट डिवाइस के अंतर्गत। सेकंड विकल्प जो है 17वें प्रश्न का सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं साथियों 18वें प्रश्न की तरफ। तो चलिए 18वां प्रश्न देख लेंगे। प्रश्न संख्या 18, 2004-05 में निशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण योजना में निशुल्क पाठ्य पुस्तकें किस कक्षा तक देय होगी? कक्षा 1 से 5, कक्षा 1 से 8, कक्षा 1 से 10 और कक्षा 1 से 12। तो 18वां जो प्रश्न है इसका उत्तर बताओ। 2004-05 में जो निशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण योजना चलाई गई थी, इसमें साथियों निशुल्क पाठ्य पुस्तकें जो है ये किस कक्षा तक दी जाती है? 18वें प्रश्न का आंसर देख लेते हैं साथियों। प्रश्न संख्या 18 में कौन से विकल्प का चुनाव करोगे? तो चलिए आंसर देखिए। इसका सही उत्तर है कक्षा 1 से 12। क्यों? पहले जो ये योजना है ये कक्षा 1 से 8 तक के लिए चलाई गई थी, लेकिन बाद में कक्षा 1 से 12 तक के जो विद्यार्थी है उनको इस योजना के अंतर्गत सभी बच्चों को, जो गवर्नमेंट विद्यालय हैं उनकी बात की जा रही है, ये निजी विद्यालयों की बात नहीं है। निजी विद्यालयों में तो किसी भी कक्षा में कोई पाठ्य पुस्तक फ्री नहीं दी जाती है, लेकिन गवर्नमेंट विद्यालयों में इस योजना के तहत कक्षा 1 से 12 तक के जो छात्र छात्राएं हैं उनको ये पाठ्य पुस्तकें जो है इस योजना के अंतर्गत निःशुल्क वितरित की जाती है साथियों। चौथा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 18 का सही आंसर है। अब हम सेकंड लास्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे मित्रों। तो 19वां प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 19 में आपसे क्या पूछा गया है? देखिएगा 19वें प्रश्न को, डीएससी का पूरा नाम क्या है? डिफेंस साइन सर्टिफिकेट, डोल्बी साइन सर्टिफिकेट, ड्राफ्ट साइन सर्टिफिकेट और डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। तो डीएससी का पूरा नाम आपको बताना है। प्रश्न संख्या 19 का कौन सा विकल्प सही लगता है आपको? आंसर देख लेते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 19 का तो डी का तो क्या बनता है? डिजिटल बनता है, ठीक है। एस से बनता है सिग्नेचर और सी से बनता है सर्टिफिकेट। डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट जो है ये डीएससी का पूरा नाम है मित्रों। चौथा विकल्प जो है आपके प्रश्न संख्या 19 का सही आंसर है। अब आज का अंतिम और 20वां प्रश्न देख लेते हैं। अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया है, एक लाइक करके जाइएगा और कम से कम एक जगह शेयर करके जाइएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जाना 20 में से कितने प्रश्नों को आपने सही किया है, बिल्कुल ईमानदारी से कमेंट करना साथियों। तो चलिए आज का अंतिम और 20वां प्रश्न देखेंगे। अंतिम और 20वें प्रश्न में क्या है आपके? देखो 20वें प्रश्न को, SIQE में संचालित गतिविधियां हैं बाल केंद्रित शिक्षण कराना, गतिविधि आधारित अधिगम कराना, सतत व व्यापक मूल्यांकन और उपरोक्त सभी। तो 20वें प्रश्न का उत्तर इनमें से कौन सा रहेगा? SIQE में संचालित गतिविधियां, बाल केंद्रित शिक्षण मतलब चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी, बिल्कुल CCP बिल्कुल आपके SIQE में चलती है। गतिविधि आधारित अधिगम मतलब आपके गतिविधि आधारित ABL एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, गतिविधि आधारित अधिगम भी इसमें चलता है। और सतत व व्यापक मूल्यांकन मतलब CCE कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, ये भी इसमें चलता है साथियों। अर्थात 20वें प्रश्न में इनमें से कौन सा विकल्प सही रहेगा? जो विकल्प नंबर 4 है आपके 20वें प्रश्न का सही उत्तर है। तो चौथा विकल्प आपके 20वें प्रश्न का सही है। ये कंप्लीट होता है साथियों आपके 23 टेस्टों की सीरीज में। सेकंड टेस्ट कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का वीडियो को पूरा देखने के लिए मित्रों।